हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 6 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? ऑप्शन ए पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन सी यशपाल आर्य, ऑप्शन डी बिशन सिंह चुफाल। देखिए, उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में खटीमा सीट के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही धामी कैबिनेट के सभी 11 मंत्रियों को भी आज सीएम के साथ शपथ दिलाई गई। पिथौरागढ़ में जन्मे 45 साल के पुष्कर सिंह धामी राज्य के सबसे कम उम्र के सीएम हैं। पुष्कर सिंह धामी का जन्म जो है वो 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के टूंडी गांव में हुआ था। वे 1990 से 1999 तक एबीवीपी के अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पुष्कर सिंह धामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकपाल न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त है दीपक वर्मा ने हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त पुनः बहाल कर दिया है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑप्शन डी कपिल देव। देखिए, लोकपाल न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने हाल ही में मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर पुनः बहाल कर दिया और साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान को निलंबित करने वाले शीर्ष परिषद के 5 सदस्यों को अस्थायी रूप से अयोग्य कर दिया। शीर्ष परिषद ने अपने संविधान के कथित उल्लंघन के लिए अजहरुद्दीन को निलंबित किया था। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अजहरुद्दीन के खिलाफ शिकायत लोकपाल के पास नहीं भेजी गई, इसलिए इसकी कोई वैधानिक वैधता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मोहम्मद अजहरुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री F1 रेस जीत ली है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन सी सेबेस्टियन वेटल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, फॉर्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री F1 रेस जीत ली है। फॉर्मूला 1 की ट्रैक पर मैक्स वर्स्टेपन जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। 20 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच जो है उन्होंने फ्रेंच ग्रां प्री, उसके बाद आपका स्ट्रायरियन ग्रां प्री और अब जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री के तौर पर लगातार 3 रेस जीते हैं। अपने रेसिंग करियर में उन्होंने पहली बार लगातार 3 रेस जीते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टेपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी है आपका शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी मिताली राज। देखिए, भारतीय कप्तान मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चॉर्ल्ट एडवर्ड को पीछे छोड़ा। 38 साल की मिताली राज ने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,337 रन हो गए हैं। एडवर्ड के नाम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में है आपका 10,273 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस सूची में न्यूजीलैंड की सूजी वेट 7,849 रन के साथ तीसरे स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मिताली राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष कर दी है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 68 वर्ष, ऑप्शन डी 64 वर्ष। देखिए, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर जो है वो 62 साल कर दी है। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी नियमन 1960 में संशोधन किया गया। चालू वित्त वर्ष के अंत में LIC का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत LIC को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई है? ऑप्शन ए आरती साहा, ऑप्शन बी निशा मिलेट, ऑप्शन सी भक्ति शर्मा, ऑप्शन डी माना पटेल। देखिए, भारतीय महिला तैराक माना पटेल ने हाल ही में इतिहास रच दिया है और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। माना पटेल अब भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी। माना पटेल ने 7 साल की उम्र से ही तैरना शुरू कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी माना पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 2 साल, ऑप्शन डी 1 साल। देखिए, भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। UWW ने 3 जून से उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। सुमित मलिक को फैसले के खिलाफ अपील करने या उसे मानने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के एक अधिकारी के अनुसार सुमित मलिक का बी नमूना भी पॉजिटिव था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए जुलाई के पहले शनिवार, ऑप्शन बी मई के पहले शनिवार, ऑप्शन सी अगस्त के पहले शनिवार, ऑप्शन डी जनवरी के पहले शनिवार। देखिए, प्रतिवर्ष जो है आपका जुलाई माह के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनमानस के बीच सहकारी समितियों के विषय में जागरूकता बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं को हल करने में सहकारी आंदोलन के योगदान को उजागर करना है। इस दिवस का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन और सरकारों, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समेत सभी स्तरों पर हितधारकों के बीच साझेदारी को मजबूत तथा विस्तारित करना भी है। 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर जुलाई 1995 के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना की शताब्दी को चिन्हित करता है। तभी से प्रतिवर्ष जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह दिवस इस तथ्य को सिद्ध करने का अवसर प्रदान करता है कि किस प्रकार स्वयं सहायता और एकता के सहकारी मूल्यों के साथ साथ सामाजिक रूप से उत्तरदायी नैतिक मानकों के आधार पर एक मानव केंद्रित व्यावसायिक मॉडल असमानता को कम करने, साझा समृद्धि एवं कोविड-19 के विरुद्ध उचित प्रक्रिया देने में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जुलाई के पहले शनिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 जुलाई 2021 को कौन से देश का 245वां स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। देखिए, 4 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है 245वां स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया गया। 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा किए जाने के बाद से यह दिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण संघीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यद्यपि अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध की शुरुआत जो है वो आपका अप्रैल 1775 में हुई थी, किंतु प्रारंभ में उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण अलगाव की मांग नहीं की थी। इसके बजाय उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर अधिक स्वायत्तता की मांग की थी। हालांकि संघर्ष के प्रारंभ दौर में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किए गए व्यवहार के चलते ये मांग धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्रता में परिवर्तित हो गई। 2 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया के स्टेट हाउस में उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों में से 12 के प्रतिनिधियों ने स्वयं को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करने के पक्ष में मतदान किया। इसके पश्चात जो है आपका 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के सदस्यों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर हस्ताक्षर किए और संपूर्ण विश्व के समक्ष अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इस दस्तावेज के निर्माण में उस समय के प्रसिद्ध राजनेता एवं राजनयिक थॉमस जेफरसन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि बाद में अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका डी होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड
सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में 2 वर्ष का विस्तार किया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। देखिए, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में 2 वर्ष का विस्तार किया है। इस विस्तार के पश्चात नासा का यह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप जून 2023 तक कार्य करेगा। दिसंबर 2009 में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर मिशन के रूप में लॉन्च किया गया यह टेलीस्कोप मूलतः अवरक्त तरंग दैर्ध्य के माध्यम से संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण, क्षुद्र ग्रह, सितारों और गहरे अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले कुछ आकाश गंगाओं का पता लगाने का कार्य कर रहा था। इसके पश्चात जो है ये आपका दिसंबर 2013 में नासा के ग्रह विज्ञान विभाग द्वारा इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप के रूप में पुनर्उद्देशित किया गया, जिसका प्राथमिक कार्य सौर मंडल में पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की पहचान करना है। अब इस टेलीस्कोप ने 1850 से अधिक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की पहचान की है और उनके बारे में जानकारी प्रदान की है, जिससे हमें अपने निकटतम सौर मंडल को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।